हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो आपको जैसे पता है कि हमने इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन भी शुरू कर दिया है और ऑलरेडी हम हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस डेली देते आ रहे हैं। सर काफ़ी टाइम से आपको पढ़ा रहे हैं। सो इन इंडियन एक्सप्रेस वी डील विद दोज आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स जो कि हिंदू में कवर नहीं हुए हैं एंड दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो आपकी आंसर राइटिंग में, आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके एंड आपको पता है कि ऑलरेडी हम करंट तो काफ़ी अच्छे से डील कर रहे हैं। सो वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद द स्टैटिक पोर्शन। आप में से कई लोगों को जीएस के स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक जो चीज़ें हैं उनको कैसे कवर करना है कॉम्प्रीहेंसिवली, उसमें दिक्कत जाती है। तो उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो इसके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे ही। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या कवर किया जाएगा और आपको समझ में आएगा कि कितना कॉम्प्रिहेंसिवली उसको कवर किया जा रहा है और उसका पूरा स्केड्यूल भी दिया गया है उस लिंक पे। तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो फॉर नाउ वील स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन इंडियन एक्सप्रेस। तो कुछ आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे आए हैं। पहला आर्टिकल जो आया है ये है हर बॉडी हर चॉइस। ये इसकी जो राइटर है शी इज़ फाउंडर ऑफ फेमी फर्स्ट फाउंडेशन। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे बताया है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में। और अभी रिसेंटली ये हुआ था कि यूएस में एक जजमेंट हुआ था जिसमें राइट टू अबॉर्शन को बैन किया गया था। सो हर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इंडिया जो अभी इतना ज़्यादा बोस्ट करता है, तो क्या इंडिया सही में आगे है? इज़ इट रियली अहेड ऑफ द वेस्ट? तो वेस्टर्न कंट्री से हम आगे हैं या नहीं है रिप्रोडक्टिव राइट्स में? ओके, तो फर्स्ट थिंग दैट शी हैज सेड इज कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी और जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनको 3 लेंसेज से हमको देखना चाहिए। ओके, व्हाट आर द 3 लेंसेज? फर्स्ट इज द लीगल लेंसेज, यानी जो हमारे एक्ट वगैरह आए हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एक्ट है, सरोगेसी एक्ट आया है। देन द मेडिकल, कि हमारे पास में मेडिकल में क्या क्या व्यवस्था है और क्या नहीं है। देन द सोशल, कि हमारी सोसाइटी इस बारे में कहाँ पे लाई करती है। ओके, तो इन 3 लेंसेज से देखना ज़रूरी है। फाइन, तो फर्स्ट सबसे पहले इन्होंने लीगल एस्पेक्ट बताया है। तो इन्होंने कहा जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया है 2021 का, उसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि उसमें प्रेग्नेंट पर्सन को कंप्लीट ऑटोनॉमी जो है वो नहीं दी गई है और कई सारे सिस्टमैटिक बैरियर्स हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने केवल प्रेगनेंसी में एंड करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए वुमन का टर्म यूज़ किया है। तो जो भी प्रेग्नेंट, ट्रांसजेंडर या फिर नॉन बाइनरी पर्सन्स है, आपको पता है कि साइंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब अभी जो लोग नहीं भी वैसे नेचुरली कर सकते, बट बिकॉज ऑफ साइंस मैनी पीपल आर एबल टू रिप्रोड्यूस। तो उनके लिए इसमें बिल्कुल कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है एंड नाइदर द वर्ड्स आर यूज, जो कि मतलब ऐसे लोग जो कि बायोलॉजिकली नाउ दे आर केपेबल ऑफ बियरिंग चिल्ड्रन। ओके, और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है उसको है ना, इन कंडीशंस पे तो आप टर्मिनेट कर सकते हो कि जैसे अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे कोई डेंजर है, या फिर फीटस में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, या फिर रेप का इशू है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का इशू है। लेकिन उसके बावजूद जो एक वुमन का खुद का राइट होता है टू चूज़ टू एंड द प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में जो कि रहता है, वो अभी भी इंडिया में रिकग्नाइज नहीं किया गया है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के भी बात किए तो यूएस में ये राइट जो है वो रिकग्नाइज्ड है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इफ़ दे विश दे कैन एंड दी प्रेगनेंसी। ओके, तो अभी भी जो फाइनल डिसीजन है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ या फिर एक मेडिकल बोर्ड को के पास में रहता है कि वो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि हमारे पास में मतलब एक्सेस भी नहीं होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। ठीक है, तो ये बात आ गई है अब मेडिकल इशू की कि हमारे पास में आरएमपीज़ नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम ये ट्रीटमेंट्स कर पाएँ। एंड द सोसाइटी वाला जो लेंस सबका है, तो उसमें क्या है, सोशल स्टिग्मा ऑलरेडी है। ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर अनसेफ अबॉर्शंस होते हैं। तो इस वजह से पाया गया कि कई अनमैरिड जो वुमेन हैं वो भी अनसेफ अबॉर्शंस करती हैं घर पे या फिर इलीगल क्लिनिक्स में। तो अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, आप इसको नोट कर सकते हो। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसके ऊपर कंटिन्यूसली एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं। ओके,
और काफ़ी मतलब फिनोमिनल जजमेंट माना जा रहा है, नॉट अ गुड वन, ओके, यूएस का। तो इसकी वजह से आपको ये सारे मतलब डेटा अपने पास में इकट्ठा करके रखो, आपको आगे काम आएगा, ओके। सो ऑन द राइट टू अबॉर्शन आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का अब ये जैसे डेटा दिया गया है कि 27% अबॉर्शंस जो हैं वो मतलब 19 से लेके 21 तक वो विमेन ने घर पर ही किए थे। और यूएन पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्टेड 2022 की इन्होंने बताया है, और इन्होंने इंडिया का डेटा दिया है कि इन ईच डे अराउंड 8 वुमेन डाई ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शंस। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अनसेफ अबॉर्शंस की वजह से डेली हमारे यहाँ पे 8 विमेन दे डाई, ओके। अब लीगल एक और एस्पेक्ट की बात करिए, द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ओके। तो इसमें भी मतलब कई चीज़ें जो हैं वो सही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ पे बताया कि आपने वुमेन के अलावा दूसरे लोगों को कंसिडर नहीं किया है, सिमिलरली सरोगेसी एक्ट में भी आपने जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है LGBTQ+ लोगों की, या फिर जो सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं या फिर विडोड हैं, उनकी आपने उस चॉइस को ख़त्म कर दिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में आपको कहा है कि विमेन को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा फॉर देयर रिप्रोडक्टिव लेबर। तो ऑलरेडी ये इशू आ रहा है कि जो विमेन हाउस होल्ड वर्क करती हैं वो लेबर को हम लोग काउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बिकॉज इट इज़ नॉट रेम्यूनरेटिव दैट डजेंट मीन कि उसको काउंट नहीं किया जाए। और सिमिलरली अभी आप उसकी अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के लिए जस्ट बिकॉज शी इज़ गिविंग बर्थ कंपैशन की वजह से, किसी भी वजह से, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करो, आप उसको कंपनसेशन नहीं दो। सो दिस इज़ अ डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे पेट्रियार्की चलती आ रही है कि विमेन का ही ये काम होता है और वो करेंगे, तो वो वाले माइंडसेट को ये सीधे सीधे दर्शाता है। फाइन। नाउ द एक्ट रिक्वायर्स कि जो कपल है वो अपनी इनफर्टिलिटी, जिसको सरोगेसी करवानी है, उसको पहले अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप इनफर्टाइल हो, आपको सरोगेट की आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी। और ये दोनों चीज़ें जो है ये राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करती है। तो पुट्टस्वामी जजमेंट हुआ था, ये 24 अगस्त 2017 का जजमेंट है, प्लीज़ रिमेंबर 24 अगस्त 2017, और इसको राइट टू प्राइवेसी जजमेंट भी बोला जाता है। पुट्टस्वामी जो उस टाइम पे जज थे, उन्होंने ये बॉडीली प्राइवेसी की बात करी है, यानी कि जो आपका अधिकार होता है एक अपने शरीर पे, ओके। और अभी जो इंडिया का स्क्यूड सेक्स रेशो है, जो अनबैलेंस सेक्स रेशो है, वो भी इस चीज़ का प्रूफ है कि कहीं ना कहीं अनसेफ अबॉर्शंस किए जा रहे हैं। और फीमेल फीटिसाइड, जो मतलब वही नवजात जो बच्चे होते हैं, अगर फीमेल्स होती हैं तो उनको भी अभी भी उनका फीटिसाइड किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे यहाँ पे लक्यूना हैं, और इस वजह से नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्टिव राइट्स हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, ओके। अब यहाँ पे दूसरा एक आर्टिकल आया है, नैगिंग डेफिसिट, ये मनरेगा के इसमें डेटा दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा कंपैरिजन किया। अगेन आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ से ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स नोट डाउन कर लीजिए। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, तो उसका एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो अभी भी काफ़ी वैसे कम है। तो अब इन्होंने बताया है कि 2018-19 में, प्लीज़ राइट डाउन द फिगर्स, 2018-19 में 5.27 करोड़ हाउस होल्ड्स ने काम लिया था, और उसके बाद में फिर 2019-20 में 5.48 करीब उतने ही थे, 5.25, फिर 5.5, फिर 2020 में यानी कि पेंडेमिक ईयर जो था उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, 7.5 करोड़, और उसके अगले साल भी काफ़ी ज़्यादा ही थे, 7.25 करोड़ थे, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा थे, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के ऊपर रिलायंस है वो बढ़ रहा है। अब इसके इन्होंने यहाँ पे ऑथर ने ना रीजंस दिए कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो पहली बात उन्होंने की है कि हो सकता है रूरल एरियाज़ में जो है इतने प्रोडक्टिव जॉब्स ही नहीं हो। दूसरा हो सकता है कि ये जॉब्स हो तो सही लेकिन वो इतने ज़्यादा रेम्यूनरेटिव नहीं हो,
कि उनको अपनी इनकम को और ज़्यादा हाउस होल्ड्स को सप्लीमेंट करना पड़ रहा है ना। पहली बात तो इतने प्रोडक्टिव ही नहीं है, और दूसरा अगर हैं तो फिर उनको फिर भी कम पड़ रहा है, इसलिए उनको सप्लीमेंट करना पड़ रहा है। या फिर तीसरा रीज़न इन्होंने ये दिया है कि इसको इमरजेंसी बफर की तरह रीबिल्ड कर रहे हैं हाउस होल्ड, कि अगर ऐसे कोई पेंडेमिक या ऐसी कोई इमरजेंसी फिर से आ जाए तो फिर से उनको इतना ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। ओके। और अभी एक चीज़ और है कि आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि रेलवे रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट, फिर अभी अग्निपथ स्कीम आई उसके अगेंस्ट, और कंटिन्यूसली कई सारी कास्ट भी प्रेशर बनाए रखती है उनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो इन सब से क्या समझ में आता है कि कंटिन्यूसली जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं वो लो और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। फाइन, जो लो और सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है, जो और हर साल कई सारे मिलियंस आ रहे हैं लेबर फोर्स में, पर उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है। एंड ऐसे भी लोग जो कि अभी भी लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल सेक्टर में फंसे हुए हैं, जो उसको और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो ये था मनरेगा का। आई होप आपने कुछ चीज़ें नोट कर ली होंगी। ओके, और आगे देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन में 2 आर्टिकल्स आए हैं। सो फर्स्ट इज़ दी पोएम और पोअम, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन माने, और ये एक्चुअली में एक मॉड्यूल है। इसरो ने इसको लॉन्च किया है, और ये क्या करेगा कि जो रॉकेट का फाइनल स्टेज है उसको यूज़ करेगा एज अ प्लेटफॉर्म एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी ऑर्बिट में रहते हुए ही। वैसे ऑर्बिट छोड़ने के बाद में एक्सपेरिमेंट्स शुरू होते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट में लास्ट स्टेज में रहते हुए ही एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इसका पोअम का मतलब क्या है? पोअम का फुल फॉर्म है, या पोएम का फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और वैसे क्या होता है कि जो फाइनल स्टेज होती है वो डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो ये मतलब PSLV कोई वर्क हॉर्स रॉकेट भी कहते हैं। तो ये PSLV जो है वो 4 स्टेज रॉकेट है। इसमें जो पहले की 3 स्टेजेस रहती हैं, फर्स्ट 3 स्टेजेस, वो तो वापस ओशियन में ही आ जाती हैं, और जो 4th स्टेज होती है वो स्पेस जंग की तरह, जैसे ही लॉन्च हो जाता है सैटेलाइट ऑर्बिट में तो फिर वो स्पेस जंग की तरह आ जाती है। तो फाइनल स्टेज को PS4 कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना, PSLV का स्टेज 4 है, ना कि आपके प्ले स्टेशन का 4 है। ओके, और अभी क्या है, जो PSLV C-53 मिशन है उसकी फाइनल स्टेज को यूटिलाइज किया जाएगा एज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म। ये पहली बार कर रहे हैं कि स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। और ये स्टेबल कैसे रहेगा? अगेन एन इम्पॉर्टेंट टर्म ओवर हेयर। इसके लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया गया है, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, NGC सिस्टम को बनाया गया, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या करेगा कि एटीट्यूड स्टेबलाइजेशन करेगा, और इसका काम ही यही होता है, नाम ही है नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल। तो कोई भी एरोस्पेस व्हीकल को अपनी लिमिट्स में कंट्रोल करने के लिए है। और पोएम के बारे में दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि इसको जैसे पावर जो है सोलर पैनल से मिलेगा, और लिथियम आयन बैटरी है, और इसमें डेडिकेटेड कंट्रोल थ्रस्टर हैं जो कि हीलियम गैस का यूज़ करेंगे। और अच्छा, अब ये सवाल है यहाँ पे इन्होंने अच्छा पूछा है कि क्या इसको पहले भी यूज़ किया गया है, ये जो लास्ट स्टेज होती है उसको क्या पहले भी यूज़ किया गया है? तो हाँ, किया गया है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, 2019 में, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, 2019 में यूज़ किया गया था इन PSLV C-44 मिशन। तो उस टाइम पे एक हमारा कलाम सेट V2 सैटेलाइट भी लॉन्च हुआ था इसी मिशन में, C-44 में। तो उस टाइम पे भी हमने, ये एक स्टूडेंट पेलोड था कलाम सेट, तो ये सबसे पहला ऐसा था जिसने PS4 को ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया था। हालांकि उस टाइम पे स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इस बार ये चीज़ नहीं है। ओके, तो अब दूसरा आर्टिकल है कि अभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन किया गया है,
तो और वो आज ही से शुरू है 1 जुलाई से। तो ये क्यों किया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि कौन से आइटम्स को बैन किया गया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को ही थ्रो अवे प्लास्टिक्स बोलते हैं, या कई बार हम जैसे कंटेनर्स के लिए भी डिस्पोजेबल कहते हैं। तो दे आर वन एंड द सेम थिंग, कि उसको आप सिंगल टाइम यूज़ करके आप उसको फेंक देते हो। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, प्लीज़ आप ये याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी कई बार इस तरीके से सवाल पूछता है कि इनमें से कौन नहीं इंक्लूडेड है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ईयरबड्स, सिगरेट पैक्स, प्लास्टिक फ्लैक्स, कैंडी एंड आइसक्रीम रैप्स, पॉलीस्टाइरीन यानी थर्मोकोल जो डेकोरेशन में यूज़ होता है, बलून, ग्लासेस, कप, वही डिस्पोजेबल जो मैंने बताया। उसके बाद में स्वीट बॉक्सेस और पीवीसी बैनर जो कि 100 माइक्रोन से कम हो। प्लीज़ रिमेंबर दिस, लेस देन 100 माइक्रोन। ओके, तो अब ऐसे ही ऑप्शन दे देता है यूपीएससी, वो बोले कि अब 100 माइक्रोन वाले को बैन किया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फाइन। अब ये बैन क्यों इन्फोर्स किया गया है, ऑब्वियसली पोल्यूशन की वजह से। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक सिस्टम पे, तो इकोसिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। और उसका अगर गलती से भी वो अगर हमारे बॉडी में भी आ जाता है, उसका इंजेक्शन हो जाता है, तो वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लंग्स और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी हार्म कर सकता है। अब ये एंटर कैसे करते हैं और क्या हेल्थ हज़ार्ड्स इनकी वजह से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारी ह्यूमन चेन में, फूड चेन में डायरेक्टली आ जाते हैं। आप समझ सकते हो कि मरीन इकोसिस्टम में जाएगा, वहाँ से फिशेस वगैरह, तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनके उसमें आ सकता है। इनफैक्ट कई सारे जो सी प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वेजिटेरियन की डाइट में भी आ सकता है वो, है ना। और हम इस वजह से, है ना, इसके अलावा जब बर्निंग वगैरह भी होती है ना, तो हम इनहेल भी करते हैं उन प्लास्टिक्स की, तो उससे भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो हमारी बॉडी में डेली जाते रहते हैं, है ना। तो अब इसकी वजह से क्या होता है, इससे हार्मोन रिलेटेड मेलाइनेंसीज हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एंड न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म, यानी न्यूरल भी आपको तकलीफ़ें हो सकती हैं ये माइक्रो प्लास्टिक्स को इनहेल या फिर इंजेस्ट करने से, है ना। और अब दूसरी दिक्कत क्या होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो खुद माइक्रो प्लास्टिक है ना, वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो इसकी वजह से इन पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीजेस और ज़्यादा बढ़ जाती है और डेथ भी हो सकती है। फाइन। तो और साइंटिस्ट ने एक और चीज़ देखी है कि प्लास्टिक्स में केमिकल यूज़ होता है। अब ये केमिकल का नाम याद रखना, फिर से वही कहूँगी कि इस तरीके से, है ना, केमिकल पूछ लेता है कि ये केमिकल कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो बिस्फेनॉल ए है, BPA बोलते हैं, प्लास्टिक्स में यूज़ किया जाता है। और इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। तो इसमें कई सारे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो इसी से पूरे रिलेटेड हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन आपका कम हो गया, अर्ली प्यूबर्टी आ गई, ओबेसिटी, डायबिटीज़, ये सारे आप लाइफस्टाइल इश्यूज़ बोलते हो, लेकिन ये देखो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं हर चीज़ से, है ना। और इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट जलाया जाता है उसमें PVC और पिथैलेट्स रहते हैं, तो ये भी केमिकल प्लास्टिक्स में ही पाया जाता है, इससे भी पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। और WHO ने देखो अब एक चीज़ कही है कि 150 माइक्रोमीटर से बड़े जो माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती है। तो हमें जो दिक्कत है ना, वो नैनो साइज रेंज वाले जो माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं उनसे है। तो अब इस बैन से क्या होगा, तो अभी तक क्या है कि करीब 15%, यहाँ पे एक और डेटा दिया है, 15% प्लास्टिक जो है वो जला दिया जाता है। तो उसमें से वही है कि ये सारे पोल्यूटेंट्स निकलेंगे तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ही जाएंगे और ह्यूमंस को इम्पैक्ट करेंगे, और इनफैक्ट ह्यूमंस को नहीं, बाकी एनिमल्स और बाकी लाइफ्स को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। सो दिस कैन बी योर वे फॉरवर्ड। अगर आपसे जैसे यूपीएससी सवाल पूछता है कि और क्या किया जा सकता है, तो आप यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं तो उससे उसको हटा के हम इनोवेशन बढ़ा सकते हैं, खासकर प्लांट बेस्ड रैपिड जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनका बढ़ा सकते हैं। और बायो बेस्ड प्लास्टिक जो होते हैं, जिसको बायो प्लास्टिक्स भी बोलते हैं, इनको भी अभी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से। तो हम बैम्बू, पेपर या मेटल स्ट्रॉज का यूज़ कर सकते हैं जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज को रिप्लेस करने के लिए, और एडिबल स्ट्रॉज भी बना सकते हैं जैसे पास्ता या फिर राइस की स्ट्रॉज हो गई, है ना।
तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। स्ट्रॉ भी यूज़ करो, बढ़िया खाते भी जाओ पास्ता, है ना। और उसके अलावा वाटर बॉटल तो आपको पता है कि रीयूजेबल यूज़ करो, आपको पता है, वही प्रमोट भी किया जाता है ना। और कटलरी भी जैसे हो गई तो बैम्बू वगैरह का यूज़ करो या फिर से एडिबल कटलरी रहे। और प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की जगह पे रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स यूज़ करो। स्मोकिंग बैन करो, क्योंकि बताया सिगरेट बट्स भी बैन हो जाएंगी। और नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करो, जो आप अपने वेसल्स यूटेंसिल्स धोने के लिए स्पॉन्जेस वगैरह यूज़ करते हो उसकी जगह पे। और यही है कि क्लॉथ डायपर्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस, है ना। तो इंडिया कहाँ पर है, तो इंडिया अभी ये सिंगल यूज़ को बैन करके इट वुड बी अ लीडर, लेकिन हमें दूसरे जो देश हैं वहाँ पे भी हमको एनालाइज करना चाहिए हाउ दे आर डूइंग। और ऐसे तरीके हमको जैसे भी यहाँ पे डिस्कस करें, इस तरीके के तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ और इकोनॉमिकल रहे। फाइन। अब ये एडिटोरियल एक्सप्लेन तो आपका पोर्शन हो गया। मैं आपको 2 छोटे आर्टिकल और बता देती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग आई है ना। तो ये इंडिया में मतलब हमारी ये रैंकिंग निकली है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो इसमें 7 जो स्टेट्स जो टॉप अचीवर्स हैं, देखो इसमें पहली बात तो याद रखो कि कैटेगरीज कौन कौन सी है। सो देर आर टॉप अचीवर्स, देन देर आर अचीवर्स, ओके, टॉप अचीवर्स हो गए, देन एस्पायर्स हैं, और एस्पायर्स के अलावा हैं इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स। तो एक टॉप अचीवर्स हो गए, एक अचीवर्स हो गए, एक एस्पायर्स हो गए, एस्पायरर, और एक इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स, है ना। ठीक है, तो आप 7 आपको टॉप अचीवर्स बस याद रखने, सब बाकी तो मतलब ठीक है, देख लेना आपका स्टेट कौन सी वाली कैटेगरी में है, ताकि वही है कि अगर स्टेट पीसीएस वगैरह दो तो वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा। तो उसको टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश के बाद में है गुजरात और तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब एंड तमिलनाडु। दीज आर इन 7 टॉप अचीवर्स, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये अचीवर्स की रैंक दी गई है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओके। और यहाँ ये किससे निकाला है, परफॉर्मेंस को असेस किया है बेस्ड ऑन द बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। ये याद करना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के बेसिस पे इसको इम्प्लीमेंट किया है। एस्पायर्स कैटेगरी में देखो केरला, गोवा, असम है, ओके। तो ये भी याद रखना, केरला वैसे हमको लगता है हर टाइम टॉप अचीवर में ही रहेगा। तो नाउ हेयर इट इज़ इन एस्पायर्स कैटेगरी एंड द इमर्जिंग 11 स्टेट्स और यूटीज़ में आप देख सकते हो ये वाले स्टेट्स और यूटीज़ हैं। फाइन। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड जो है, ये रिलायंस रिटेल वेंचर्स जो होता है उसका आर्म है, और वो खुद मतलब रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का है। तो उसने एक पार्टनरशिप अनाउंस की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूके's फ्रेश फूड एंड ऑर्गेनिक कॉफ़ी चेन प्रेट। तो ये प्रेट का नाम याद रखना, ये प्रेट चेन को लॉन्च कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो खास यूके के साथ में रिलायंस ने ये डील की है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो रिमेंबर। और प्रेट तो वैसे भी अभी कुछ दिन पहले देखा ही होगा, करीना कपूर की काफ़ी फ़ोटोज़ आ रही थी प्रेट के साथ में। माई फेवरेट फूड चेन आफ्टर मैनी ईयर्स। तो ठीक है, दैट इज़ इट फ्रॉम टुडे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।